हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो लेकर के आया हूं, जो आपके सभी के आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित होने वाली पीटी, वीडियो री एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और अन्य वो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही थे, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबू महादेव सेठ, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी अंबिका प्रसाद व्यास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए उस्मान, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी जायसी। तो साथियों, इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मृगावती जो है वो कुतुबुन की रचना है, वहीं जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, अखरावट है। इस तरीके की प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान रखना है, रचनाओं से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो रचनाएं अधिक से अधिक आपकी तैयार होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो आप सभी लोग इसमें बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये इसकी वर्तनी तो बिल्कुल अशुद्ध है और इसमें अंतरराष्ट्रीय लिखा है, और ए और बी सी दोनों एक जैसे ऑप्शन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में चाहे आप ए राइट करें या सी राइट करें, हालांकि पेपर में नहीं मिलेगा, ये इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो दोनों एक जैसी हो गए। तो इस प्रकार इस प्रश्न में दो ऑप्शन आपके राइट नजर आते हैं वर्तनी की दृष्टि से। दोनों वर्तनी शुद्ध लिखी हुई हैं, तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है? ऑप्शन ए चारों तरफ जल ही जल होना, ऑप्शन बी रास्ते का बंद होना, ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत होना, ऑप्शन डी बीच से निकल भागना। तो साथियों, बीच से निकल भागने का अर्थ इसमें हो ही नहीं सकता है, और चारों तरफ जल ही जल होने का अर्थ भी नहीं होगा। या तो रास्ते का बंद होना या दोनों ओर मुसीबत होना। तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ओर मुसीबत होने के लिए आगे कुआं पीछे खाई जो है, इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगर रामायण पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। वहीं महाभारत पूछा जाए तो कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास जी। एक ही नाम है, अगर जो ऑप्शन में आए उसको टिक करना है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा का नाम किसने प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी महापंडित राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी अपकर्ष, ऑप्शन सी अपभ्रष्ट, ऑप्शन डी विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य होगा। क्या होगा? मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है, पूछा गया है अष्टछाप के कवि कौन से नहीं? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी नंददास।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभादास को अष्टछाप के कवियों में नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन बी स्वानुभूति, ऑप्शन डी अनिर्वचनीय, ऑप्शन डी रहस्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसके लिए एक शब्द अगर हम प्रयोग करें तो अनिर्वचनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी पद्म सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता एक प्रसिद्ध निबंध है, इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह है और इन्होंने कुल 6 निबंध लिख करके हिंदी साहित्य में जो ख्याति प्राप्त की है वो अच्छे अच्छे लेखकों को नहीं प्राप्त हो सकी है। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए वीरगाथा काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल और ऑप्शन डी आदिकाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, भूषण को रीतिकाल का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी हास्य और ऑप्शन डी श्रृंगार। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी घनानंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका इन सभी रचनाओं के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी अपभ्रंश भाषा। तो साथियों ये प्रश्न मोस्टली लोगों का गलत होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना मोस्टली अवधी भाषा में की है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अवधी भाषा को टिक करेंगे तो आप टोटली गलत हो जाएंगे। इनकी एकमात्र ऐसी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका एकमात्र ऐसी भाषा है, एक रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई और इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी यमक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नामक नाटक के लेखक हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का उन्नायक माना जाता है और ये प्रसिद्ध लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य में और इनका प्रमुख ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं ना हुई हों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खुसरो थे। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ बंदर से कूदे में अपादान कारक होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर पृथकत्व यानी अलग होने के उद्देश्य से कोई चीज लिखी गई है तो उसमें अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी उत्साह। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए भ्रमर, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी मस्तक, ऑप्शन डी मछली। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं तद्भव शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कहीं ना कहीं प्रचलित शब्द होते हैं या अशुद्ध शब्द कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसमें आप सभी को बता दें, भ्रमर शब्द भी तत्सम शब्द है, अग्नि भी तत्सम है और मस्तक भी तत्सम है। तो तद्भव कौन सा है? तो तद्भव एक ही आप बचता है मछली और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर मछली मत्स्य लिखा होता तो वो भी तत्सम हो जाता। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गावों मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रैदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। और मोस्टली इसमें कंफ्यूजन रहता है आप सभी को। आप सभी लोग सोचते हैं कि ज्यादातर चीजें राम जी के बारे में तुलसीदास ने लिखी, तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां होंगी, लेकिन अगर आपने इसको टिक कर दिया है तो ये बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ई बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्योधन दय, गलत हो गया क्योंकि दय ऐसा कोई शब्द ही नहीं बनता है। ऑप्शन बी सूर्य धन उदय हो सकता है। ऑप्शन सी सूर्याधन उदय, क्या हो सकता है सूर्याधन उदय? ऑप्शन डी सूर्य धन उदय, ये भी नहीं होगा। तो बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो क्या होगा? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास कौन सा होगा? ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो साथियों यथाशक्ति में जो समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। अगर किसी समास में यथा, प्रति इस तरीके के उपसर्ग लगे हुए हैं, तो अगर उपसर्ग लगा वाला कोई शब्द आ जाए तो वो अव्ययीभाव समास होता है। वहीं द्विगु समास संख्यावाची पद, प्रथम पद संख्यावाची मिल जाए, जैसे नवरत्न, तो वहां पे द्विगु समास होगा। कर्मधारय में विशेषण और विशेष का संयोजन मिल जाए तो वो कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? फिर एक बार तद्भव पूछा गया। ऑप्शन ए मधु, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी मधुकर, ऑप्शन डी भौरा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भौरा, क्योंकि आप भ्रमर जो है ये तत्सम शब्द दिया हुआ है भौरा का। अगला प्रश्न है मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए मुद्री, ऑप्शन बी मुंद्री, ऑप्शन सी मुद्रिका, ऑप्शन डी मुद्रिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होगा। मुद्री यानी अंगूठी के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कुटज, ऑप्शन सी विचार प्रवाह, ऑप्शन डी व्रत और विकास। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, व्रत और विकास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं, बाकी अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सारी चीजें जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, परमाण रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए नल सिंह, ऑप्शन बी नरपतिनाल, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी जगनिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। वहीं चंद्रबरदाई के द्वारा रचित जो पुस्तक है वो पृथ्वीराज रासो है, याद रखना है। तो साथियों ये थे यूपी टेट 2015 के प्राथमिक स्तर के पेपर से हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो, जो आपकी आगामी उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, जहां पर हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ईवीएस और सीडीपी की क्वेश्चन सीरीज देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज 2011 से 22 तक नाम से बनी हुई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहां से सीडीपी ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सभी पढ़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री आपकाश तैयारी के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।